हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट से में आपका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 10 अगस्त सेकंड शिफ्ट एवं थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज मैं सेशन में 10 अगस्त सेकंड शिफ्ट एवं थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रिलेबल ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पता जाता है, ताकि जो भी आगे आने वाली सेशन में एग्जाम होगी उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगी। और दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस जो है अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और एक बताओ दोस्तों, इस सेशन में जो पहले आपको सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया गया है, उसके बाद जो है थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन कौन कौन पूछे गए थे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, यानी कि रामगंगा जो नदी है इसका उद्गम जो है कहाँ से हुआ था। तो इसका ऑप्शन तो हमें नहीं प्राप्त हो पाए थे, लेकिन रामगंगा का उद्गम आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन जो है किस रूप में दिए गए थे। तो रामगंगा नदी का उद्गम देखा जाए तो यह जो है उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जो जिला है, यहाँ पर जो दूधा तोली पहाड़ी जो है यहीं से जो है इसका उद्गम होता है। तो आप देखिएगा आपके ऑप्शन में किस रूप में दिए गए थे। यदि राज्य दिया गया था तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि जिला जो दिया गया होगा तो पौड़ी गढ़ जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि पहाड़ी दिया गया होता तो दूधा तोली पहाड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं यदि हिमालय के रूप में पूछा जाए तो इसका जो उद्गम होता है कुमायूं हिमालय से उत्पन्न होता है रामगंगा। तो आप इसे भी ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो स्कंद पुराण के मनस खंड में इसका उल्लेख जो है रथबिहनी नदी के नाम से किया गया है। रामगंगा नदी में शामिल होने वाली पहली प्रमुख नदी है, यानी कि रामगंगा जो नदी है यह गंगा में शामिल, यानी कि गंगा में मिलने वाली यह पहली नदी है, पहली सहायक नदी है। यह जो है कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है, कन्नौज के विपरीत में जो है यह मिल जाती है। इस नदी की जो लंबाई है कुल 596 किलोमीटर है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपुरा एवं असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे। कोई बोले कि त्रिपुरा का पूछा गया था और किन्हीं ने बताया कि असम का पूछा गया था। तो आपको दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपको जो है क्वेश्चन किनका पूछा गया था। तो त्रिपुरा के देखा जाए तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं मानिक साथ हैं वर्तमान समय में, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस हैं। वहीं देखें तो सचिंद्र लाल सिंह जो कि त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री थे। असम के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं गुलाम चंद कटारिया हैं। असम पहले जो है ब्रिटिश मुल्क के पहले जो यहाँ पे गवर्नर हुए थे, असम के पहले ब्रिटिश मुल्क के गवर्नर वह सर रॉबर्ट नील रीड थे। तो इन सारे फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय का सूत्र क्या है। तो राष्ट्रीय आय का सूत्र पूछा गया था। तो राष्ट्रीय आय का जो सूत्र होता है C+G+I+X+-D। तो ये जो है राष्ट्रीय आय का सूत्र होता है। तो आपका ये जो है करेक्ट आंसर होता है। इसका आपको पूरा विस्तार जो है नीचे दे दिया गया है, तो आप इसके पूरे विस्तार को भी देख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इसको 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 1878 आपका करेक्ट आंसर होता है। अंग्रेजी शासन के द्वारा जो है भारत में सन 1878 ईस्वी में देसी प्रेस अधिनियम को जो है पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत जो है भारतीय भाषाओं में जो अखबार जो छपा करते थे उस पर जो है कड़ी प्रतिबंध लगाया गया था। और यह जो है लॉर्ड लिटन के समय में लागू किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है इसे गंगाई एक्ट के नाम से भी जानते हैं। भाई देखो तो दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध जो कि इसी के समय हुआ था 1878 से 80 के समय, जो कि लॉर्ड लिटन का एक बहुत ही आलोचना की गई थी द्वितीय जो अफगान युद्ध हुआ था इसके लिए। तो चलिए इनसे जुड़े अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। लॉर्ड लिटन को देखा जाए तो यह जो है भारत में जो वायसराय थे 1876 से लेकर 80 तक जो है भारत के वायसराय के रूप में कार्य किए थे। इन्हीं के समय में देखा जाए तो 1876 से एवं 1878 में जब भयंकर जो है अकाल पड़ी थी, इस समय जो अकाल जो पड़ी थी मद्रास, मुंबई,
मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत और पंजाब के हिस्सों में जो है भयंकर अकाल पड़ी थी। इन्हीं के समय जो है रिचर्ड अस्टेली के द्वारा जो है अध्यक्षता में जो है 1878 ईस्वी में जो अकाल आयोग का गठन किया जाता है। रॉयल टाइम्स एक्ट जो है 1876 ईस्वी में क्वीन विक्टोरिया को जो है कैसर ए हिंद की उपाधि एवं भारत का रानी सम्राज्ञी के रूप में जो है इनको उपाधि दी जाती है। यानी इन्हीं के समय जो है इनको सम्राज्ञी यानी कैसर ए हिंद की उपाधि से जो है सम्मानित किया जाता है विक्टोरिया के राजकुमारी को 1876 ईस्वी में। और वहीं देखा जाए तो इन्हीं के समय जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया जाता है। और इसी 1878 में जो है और आर्म्स यानी कि हथियारों के जो एक्ट जो पारित किया गया था, आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी में ही पारित किया गया था। और दूसरा जो अफगान युद्ध था 1878 से लेकर 80 में, ये इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप इन सभी को ध्यान में रखेगा। वही नेक्स्ट देखें तो लॉर्ड रिपन जो कि 1880 से लेकर 1884 तक जो है भारत के वायसराय रहे थे। लॉर्ड जो रिपन हुए थे, इन्हीं के समय जो है वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था इनको निलंबित किया गया था, इनके बंद कर दिया गया था 1882 ईस्वी में। पहला कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में इन्हीं के समय पारित किया गया था। और सर विलियम हंटर के द्वारा जो है 1882 ईस्वी की अध्यक्षता में जो है शिक्षा आयोग की नियुक्ति किया जाता है। यानी कि हंटर आयोग जो आता है शिक्षा से संबंधित है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हंटर आयोग जो कि शिक्षा से संबंधित है, इन्हीं के लॉर्ड रिपन के समय में ही यह आता है। स्थानीय स्वराज सरकार 1882 पर जो है प्रस्ताव के द्वारा जो है पारित होता है। इन्हीं के समय जो है बिलियर्ड्स बिल जो कि इन्हीं के समय पारित होता है, और जो कि 1883 से 84 तक चले थी। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मीराबाई चानू को 2020 में जो है कौन सा पदक मिला था। तो मीराबाई चानू को 2020 में जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता स्वर्ण पदक आपका करेक्ट आंसर होता। मीराबाई चानू को जो है शुक्रवार यानी कि 36वें राष्ट्रमंडल खेलों में जो है महिलाओं के भारोत्तोलन स्पर्धा में जो है 49 किलोग्राम में जो है इन्होंने जो है 191 किलोग्राम भार उठाकर जो है इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजतरंगिणी इस पुस्तक का संबंध किस इतिहास से है। इनकी राजतरंगिणी का संबंध पूछा गया था किससे संबंधित है। तो राजतरंगिणी जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता जम्मू कश्मीर का इतिहास आपका करेक्ट आंसर होता। राजतरंगिणी जो कि एक कलहन के द्वारा लिखा गया था। इनके जो रचयिता है कलहन है, जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का संबंध आर्थिक शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ भी आप ध्यान में रखिएगा। भाई देखो तो जनरल ऑफ दीन था, जिसे अकबर का जो है कश्मीर कहते हैं। यानी कि जनरल जो ऑफ दीन थे, इन्हीं के समय में जो है कलहन के द्वारा जो है राजतरंगिणी की रचना करते हैं, और जनरल ऑफ दीन को जो है कश्मीर का अकबर के नाम से जानते हैं। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गान नगाई कहाँ मनाया जाता है। तो गान नगाई जो है मणिपुर, असम, नागालैंड इन सभी राज्यों में मनाया जाता है। तो शायद आपके ऑप्शन में जो है मणिपुर दिया गया था, तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो गान नगाई जिसे गान नगाई के नाम से भी जानते हैं, यह जो है जिलियन गोंग लोगों का जो है एक त्यौहार है। यह जो है असम, मणिपुर, नागालैंड इन त्योहारों में से एक साल में जो है नए साल के रूप में जो है यह मनाते हैं। यह जो है इसका वर्णन देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष जो है वर्ष के अंत में एवं नए वर्ष के रूप में जो है इस त्यौहार को मनाते हैं। यह त्यौहार जो है उस वर्ष के अंत का भी प्रतीक है, जब किसान अपने अनाज जो है भंडार जमा करते हैं। तो इन फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा, और यह जो है किन किन राज्यों में मनाया जाता है आप ये भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आज तो हमारा आवाज़ भाषा हुआ है दोस्तों, क्योंकि आज थोड़ा तबीयत खराब है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से लिया गया है। तो जापान आपका करेक्ट आंसर होता। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण जो कि किसके संविधान से लिया गया इसे देख लेते हैं। जैसे कि केंद्र का प्रबल संघ जो है यह कनाडा से लिया गया था। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया था। प्रस्तावना यूएसए से लिया गया था। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य जो कि रूस से लिया गया था। तो आप इन सभी को ध्यान में रखिएगा।
जैसे कि दोस्तों संविधान में स्रोत जो है किन किन देशों से लिया गया है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाला एग्जाम है नेक्स्ट डे में, तो इन सभी को आप कवर करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि छऊ लोक नृत्य किन राज्यों में मनाया जाता है। तो छऊ जो नृत्य है यह बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इन तीनों राज्यों में मनाया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, ये तीनों ऑप्शन दिए गए थे या 2 दिए गए थे। तो आपका इनमें से जो भी ऑप्शन में दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो यह जो है 3 प्रकार के जो है छऊ नृत्य मनाया जाता है, जैसे कि सराय केला छऊ और मयूरभंग छऊ और पुरुलिया छऊ। ये जो है 3 प्रकार के छऊ मनाए जाते हैं। आपको नीचे जो है ये प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य आपको दे दिया गया है, तो आप इन सभी को ध्यान में रखेगा, क्योंकि एक जो है लोक नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। और अधिकांश देखा जाए तो दक्षिण भारत से संबंधित जितने भी राज्य हैं एवं पूर्व साठ से संबंधित उन्हीं सभी से जो है लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उन सभी राज्यों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट जो लोक नृत्य हैं उन सभी को कवर करके जाइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि छऊ से जो है आपको थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो छऊ जो है 3 राज्यों में मनाया जाता है, तो बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। और यह जो है 3 प्रकार के होते हैं, आप ये भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो विजयनगर की स्थापना जिस समय हुआ था उस समय जो दिल्ली के जो शासक थे वह मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता मोहम्मद बिन तुगलक, आपका करेक्ट आंसर होता। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना जो है स्थापना के समय दिल्ली का जो शासक थे वह मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल देखा जाए तो 1325 से लेकर 1325 से लेकर 1351 तक जो है ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं। और वहीं देखें तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होती है वह 1336 में होती है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो बचपन का नाम था, यानी कि वास्तविक जो नाम था वह जूना खां था। जूना खां जब गद्दी पर बैठते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठते हैं। वहीं देखें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर एवं बुक्का जो है 2 भाई थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है सेना में काम किए थे। वहीं देखें तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी थी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। वहीं देखें तो साम्राज्य उत्तर में जो है कृष्णा नदी से लेकर जो है दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों तक यह फैला हुआ था। विजयनगर पर जो है कुल 4 वंशों ने शासन किए थे। ये जो 4 जो वंश थे, संगम वंश, सलूब वंश, तुलुब वंश और बीडू वंश, ये जो 4 वंश थे जो कि विजयनगर साम्राज्य पे शासन किए थे। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2s2 2p6 एलिमेंट कौन से आवर्त सारणी में आएंगे। तो यह जो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया गया था यह नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। तो नियोन देखा जाए तो यह एक अक्रिय गैस है, जो कि नॉर्मल देखा जाए तो अक्रिय गैस नामक जो तत्व है यह समूह 2 के अंतर्गत आता है। इसके जो परमाणु बाह्य कोश में जो है कुल 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नियोन गैस जिसे हाइड्रोजन गैस समूह के अंतर्गत रखा जाता है, यह समूह देखा जाए तो 18 के अंतर्गत रखा गया है नियोन को। नियोन की खोज जो है विलियम रामसे के द्वारा किया गया था। इसे जो है इसका उपयोग ट्यूब एवं लैंप एवं ट्यूब में इसका इस्तेमाल किया जाता है नियोन गैस का। नियोन गैस एक लाल रंग का चमकीला चमकता है। नियोन का जो चमक है लाल रंग का होता है और यह जो है एक रंगहीन निष्क्रिय गैस है। इसकी देखा जाए तो यह दूसरी सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस है, यानी कि दूसरी सबसे हल्की जो है यह गैस है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा और आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है किस रूप में दिए गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रांड ट्रंक रोड किन 2 स्थानों को जोड़ती है। तो ग्रांड ट्रंक रोड से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो इसके हम ऑप्शन तो नहीं मिल पाए थे, तो इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको कवर करवा देता हूँ। जैसे कि ग्रांड ट्रंक रोड जो है 16वीं शताब्दी के में जो है उसमें जो शासक थे शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। इस सड़क को जो पहले जो है उत्तरापथ या बादशाही सड़क या सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। ग्रांड ट्रंक रोड जो कि दक्षिण एशिया के सबसे पुराने एवं सबसे लंबे राजमार्ग थे। यह जो है हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के
चट्टगांव से प्रारंभ होती है और यह पाकिस्तान लाहौर होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। ग्रैंड ट्रंक रोड को देखा जाए तो यह म्यांमार की सीमा के पास बांग्लादेश के टकनौफ से जो है काबुल तक जो इसकी जो दूरी है कुल 2400 किलोमीटर की लंबाई है। मील में देखा जाए तो 1491 मील है। वहीं देखें तो यह जो है बांग्लादेश के चट्टगांव से होते हुए ढाका, भारत में कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, गुजरात ये सभी होते हुए पाकिस्तान में जो है पेशावर, रावलपिंडी होते हुए काबुल, अफगानिस्तान की काबुल तक जाती है। और इसी को जो है भारत में देखा जाए तो NH2 यानी कि नेशनल हाईवे 2 के रूप में जाना जाता है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्व घाटा क्या है। तो राजस्व घाटा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके ऑप्शन तो प्राप्त नहीं हो पाए थे। तो चलिए राजस्व घाटा को देख लेते हैं, यह क्या होता है। तो राजस्व घाटा जो है, राजस्व घाटा को जो है सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंदर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। कुल कमाई से अधिक खर्च होने पर जो है बाजार से कर्ज लेती है। वहीं देखा जाए यह जो है सरकार के राजस्व की प्राप्ति और राजस्व के व्यय के बीच का अंतर जो है राजस्व घाटा कहते हैं। इनकी सरकार का जो राजस्व प्राप्ति होता है और राजस्व जो व्यय यानी कि खर्च जो होता है उसके बीच का जो अंतर होता है उसे राजस्व घाटा कहते हैं। गौरवतः इससे जो है सरकार के मौजूदा खर्च और आमदनी का पता चलता है। तो आप देखिएगा कि आपके ऑप्शन में किस रूप में दे गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संसदीय शासन प्रणाली जो है कहाँ से ली गई है। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो संसदीय शासन प्रणाली वाले जो अपनाने वाले जो देश हैं जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और पुर्तगाल, भारत, ये सभी जो देश हैं संसदीय शासन प्रणाली को अपनाते हैं। वहीं देखें तो भारत का संघीय संविधान जो है केंद्र और राज्यों दोनों में जो है सरकार के संसदीय रूप को अपनाता है। यानी कि भारत में जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाता है। वहीं देखें तो अनुच्छेद 74 एवं 75 जो कि संघ स्तर पर जो है सरकार की संसदीय प्रणाली तथा अनुच्छेद 163 एवं 164 जो है राज्य से संबंधित प्रावधान करता है। तो इन सारे अनुच्छेदों को एवं महत्वपूर्ण फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लाडली योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो लाडली योजना की जो शुरुआत किया गया था 1 अप्रैल 2007 को किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 1 अप्रैल 2007 आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो लाडली योजना था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 को की जाती है। इसका उद्घाटन जो है 2 मई 2007 को जो है मुख्यमंत्री जो यहाँ के MP के थे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाता है। वहीं देखें तो उसके बाद जो है इस योजना को जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं गोवा में के अतिरिक्त राज्यों में जो है इसका विस्तार किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है बेटियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एवं महान उद्देश्यों के साथ जो है 15 मार्च 2023 को जो है एक लाडली बहन योजना शुरू की गई है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेगा। एक लाडली योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, यह जो है 15 मार्च 2023 को जो है लाडली बहन योजना शुरू किया गया है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेगा। तो आज हमें इतना ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे दोस्तों। तो यदि सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सब बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।